चलिए मैं लाइव आ चुका हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सारे ग्रुप में शेयर करते हैं इसको। संजीव जी को नमस्कार। संजीव जी जुड़ चुके हैं। क्या हाल है चंदन? चंदन भी जुड़ चुका है दिल्ली से। नमस्कार चंदन को नमस्कार। सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, मैं अपनी बात शुरू करूं। आज हम कुछ कानून की भी बात करेंगे, बिहार राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट और बिहार राइट टू पब्लिक, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम और बिहार राज्य सेवा अधिकार अधिनियम, इस पर भी बात करेंगे। तो शेयर कीजिए। मिसौड़ा में विधायक द्वारा किए गए नौटंकी पर भी कुछ बात विचार। विधायक ने जो नौटंकी किया है वो भी आपको जानना जरूरी है। जी अच्छा ठीक है, अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सभी को, जो बुजुर्ग जुड़े हैं उनको प्रणाम। जो हमारे दोस्त साथी माताएं एवं बहनें हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, उनको नमस्कार। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो पिपराड़ी पुलिस को मुबारकबाद कि 209/20 जो एफआईआर दर्ज हुआ पिपराड़ी थाने में, उसमें जिसकी कहानी आपको पता होगा, सिंगाही गांव के राजू शाह के पुत्र, जो 22 वर्षीय पुत्र था राजकुमार शाह, उसके पानी में डूबकर हत्या करने की आशंका है या फिर डूब के मर गया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन आज उसकी बॉडी की रिकवरी हो गई है, रतनपुर पुल के पास बॉडी रिकवर हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए शिवहर में रखा गया है उसको। कल तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगा, तो फिर हम तह तक पहुंच पाएंगे कि असल में उसके साथ हुआ क्या। उसकी हत्या की गई है या एक स्वाभाविक मौत हुई है उसकी पानी में डूबने से। वो बॉडी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए। तो पिपराड़ी पुलिस को धन्यवाद, और साथ ही शिवहर एसपी को भी धन्यवाद कि उन लोगों ने जो एक्टिविटी दिखाया, और वहाँ की जनता, जो सिंगाई की जनता है, उसको भी धन्यवाद कि उन्होंने लगातार पुलिस के ऊपर और महकमे के ऊपर लगातार दबाव बनाए रखा। पुलिस और प्रशासन ने को सहयोग भी किया, और जिस तरह उनकी बॉडी रिकवरी हुई। लेकिन साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि एक एफआईआर 236/20 जो शिवहर थाने में दर्ज है, जिसमें दहेज हत्या का आरोप है, अभी तक एक भी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो आखिर एसपी साहब कर क्या रहे हैं, या शिवहर पुलिस कर क्या रही है? अभी तक इसमें गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इस घटना को लगभग महीना से ऊपर हो चुका है। जो एफआईआर नंबर 236/20 है, शिवहर थाने में दर्ज हुआ एफआईआर, अभी तक इसमें एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है शिवहर पुलिस पे। तो शिवहर पुलिस को तुरंत संज्ञान लेते हुए अपनी जांच को तेज करना चाहिए और इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि गिरफ्तारी में डिले, देरी कहीं ना कहीं कानून में लोगों को अविश्वास पैदा करता है। तो शक के घेरे में सब आते हैं। इसलिए शिवहर पुलिस जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करे। दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको कि
मेसोड़ा में जो घटना घटी, जिसमें एक एफआईआर दर्ज हुआ था 211 नंबर 211/20 पिपराड़ी थाने में एफआईआर दर्ज हुआ, जिसमें मेसोड़ा के लोगों ने विधायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, विधायक मुर्दाबाद के नारे लगवाए थे। उसके बाद विधायक ने उन लोगों के खिलाफ और कुछ सज्जन व्यक्तियों, जिसमें भाई वामिक भी आते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया और उनकी गिरफ्तारी तुरंत हो गई। दोस्तों, अब सुनने में यह आ रहा है कि वो सब मिलके उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। कंप्रोमाइज, मैं इसको अस्वीकार नहीं करता, कंप्रोमाइज होना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि आखिर ये नौटंकी क्यों किया गया? इन सब नौटंकी के पीछे इस अनपढ़ गंवार विधायक का हाथ है। क्यों नौटंकी किया गया? अगर आपको थूक के ही चाटना था, तो फिर ये ड्राइवर को आगे करके आपको एफआईआर करा के निर्दोष व्यक्तियों को आज जेल में 10-12 दिनों से अंदर सड़ रहे हैं, ये सारे 8-10 व्यक्ति, और आपने 29-30 व्यक्तियों को इसके अंदर मुलजिम बनाया हुआ है। ये सब करने की आखिर जरूरत क्या थी? आपको थूक के चाटने की आदत है, वो तो मुझे भी पता है, आप थूक के चाटते हैं। और आप अनपढ़ गंवार हैं, इससे ज्यादा आप कर भी क्या सकते हैं? आप राजनीति यही कर सकते हैं। आपको विधानसभा के पटल पे तो बोलने की हिम्मत नहीं है। आज तक आपने विधानसभा में कि कोई भी हक और हुकूक के लिए, जनता के लिए आवाज तो उठाया नहीं। ये तो जग जाहिर है, सबको पता है कि आपसे बड़ा अनपढ़ गंवार विधायक इस क्षेत्र को आज तक मिला ही नहीं। आपने इस क्षेत्र के लिए आज तक भी एक आवाज उठाने का काम नहीं किया है। विधानसभा में आपकी आवाज निकलती नहीं। वो तो मैंने वीडियो डाला था, लोगों को पता है कि आप कितना पढ़ना लिखना जानते हैं। आपको बोलने की बात तो बहुत दूर रही कि आप बोलते होंगे। गांव में राजनीति करते हैं, अपने ही लोगों के बीच राजनीति करते हैं, अपने ही लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाते हैं, फिर उनको प्रताड़ित करते हैं, और फिर झूठे मुकदमे में फंसा के उनको बरी कर देते हैं, लोगों से सहानुभूति लेते हैं। इस तरह की जो नौटंकी करने की जो आपकी कवायद है, तो काबिले तारीफ है। देखना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि आपका दिमाग जहां विकास के नाम पर तो जीरो है, विकास के नाम पे आपका दिमाग चलता नहीं। लेकिन ये इस तरह की कवायद, लोगों को झूठे बातों में मुकदमे में फंसा के फिर उनको बरी करा देना, उनको उनसे कंप्रोमाइज कर लेना और उनको बरी करा देना, ये जो सहानुभूति बटोरने का जो ये सस्ता तरीका आपने अपना रखा है और आपके गुर्गों ने, ये मुझे समझ में नहीं आया। ये आपके घिनौना चेहरे को लोगों के सामने रखा है, और लोगों ने जाना है आज बहुत अच्छी तरह कि आप किस प्रकृति और किस स्वभाव और किस रवायत के लोग हैं। वो लोगों के सामने खुल के आया आपका चेहरा। और इस तरह की जो नौटंकी है, ये नौटंकी शिवर की जनता समझ चुकी है। पहले तो आपने ये सोचा था कि इन लोगों को जेल में डाल के, बंद डरा के, इनसे, ये जो हमारे विरोधी हैं इन सबको जेल के अंदर कर दो ताकि हमारे विरोध में कोई आवाज ही नहीं उठे। लेकिन आज जब आपको लगा कि आपका जनाधार खिसक रहा है, तो आप खुद ही खिसक गए नीचे, और खिसक के आपने समझौता कर लिया। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति है, वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में आवाज उठाने की सबको अधिकार है, आवाज उठना चाहिए, और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाया गया था। कोई इंजरी नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बावजूद इसके आपने अपने ड्राइवर को आगे करके, और बाद में आप लोगों को कह रहे हैं कि ड्राइवर के दबाव में मैंने ऐसा किया। तो अब तो मुझे, एक तो जिला को चला रहा है वो सुपर डीएम, जिला को चला रहा है वो गंवार, जिला को चला रहा है वो लक्ष्मण पटेल, जो 4th ग्रेड का ऑफिसर है, वो जिला को चला रहा है, एक आईएएस ऑफिसर के दिमाग को घुमा रहा है, और आपका ड्राइवर आपको घुमा रहा है। तो इस जिला को एक सुपर डीएम चला रहा है लक्ष्मण पटेल, और एक सुपर विधायक मोहम्मद वजीर चला रहा है। ये सोचने की बात है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है विधायक जी, आप जितना बेवकूफ समझते हैं जनता को। जनता सब कुछ समझ चुकी है, और इस बार आपको उचित जवाब दिया जाएगा। इस इलेक्शन में जनता तैयार बैठी है आपको जवाब देने के लिए। 3 नवंबर का वो तारीख है जिस दिन आपको सही सही जवाब जनता सही तरीके समय पे आपको देगी, और आपको आपका औकात दिखाया जाएगा कि आप जिस तरह से थूक के चाटने में माहिर हैं, ये जनता आपको धूल चटा के मानेगी। आपको चाटना ही है तो धूल चटा दिया जाएगा। जनता आपके नौटंकी को समझ चुकी है। आप बेवकूफ नहीं बना सकते एक शरीफ व्यक्ति, भाई वामिक जैसे व्यक्ति को आप गिरफ्तार करा के। लोकतंत्र है, क्या उसे अधिकार नहीं है इलेक्शन लड़ने का? क्या उसे अधिकार नहीं है अपने क्षेत्र की विकास के बारे में सोचने का? अगर कोई भी व्यक्ति आवाज उठाता है तो वो आपका विरोधी हो गया। और इस तरह की सोच से आपको बाहर आने की जरूरत है। ये सोच कतई राकेश शिवहरी बर्दाश्त नहीं करेगा, और मैं उनके लिए लड़ रहा हूं। आपको पता होगा कि मेरा वकालतनामा लगा हुआ है बेल, और मैं उन्हें जमानत दिला के रहूंगा। आप चाहे कितना भी चालाकी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए।
दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति आवाज उठाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाए। कोई भी व्यक्ति आवाज उठा सकता है, अगर गलत हुआ है तो उसका हक है, संविधान ने उसे अधिकार दिया है और वो आवाज उठाएगा। कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज रख सकता है, अपना अधिकार मांग सकता है, इसमें गलत क्या है? अगर आपने काम नहीं किया तो जग जाहिर है, पूरी शिवहर की जनता इस बात को जानती है कि आपने सिर्फ अपना घर भरने का काम किया है। आपने आज तक शिवहर के विकास के लिए क्या किया है? आप बताएंगे आके? कुछ नहीं किया है आपने शिवहर के विकास के लिए, सिवाय 5 चिमनी बनाने के, सिवाय अपने घर बनने का। आपके पास जितने भी इनकम टैक्स के नोटिस आए हैं वो सब मेरे पास है। कितने इनकम टैक्स के नोटिस आए हैं? आपने अपना घर भरने का काम किया है। डिस्प्रोपोर्शनेट इनकम का केस बनता है आपके ऊपर। जितनी आपकी आमदनी से ऊपर आपके पास संपत्ति होने का सूचना है मेरे पास, सारी सूचनाएं हैं आपके खिलाफ मेरे पास। मैं एक एक करके रखूंगा, धीरे धीरे रखूंगा। इलेक्शन का दौर नजदीक आ रहा है, जनता से रूबरू कराऊंगा, आपके काले चेहरे को जनता के बीच रखूंगा, ताकि जनता जाने कि आपका विधायक कितना बड़ा चोर है। आपका विधायक सिर्फ सिवाय अपने घर भरने के अलावा कोई काम नहीं किया है। शिवहर की एक भी सड़क चलने के लायक नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? शिवहर के किसी भी गांव में ग्राम पंचायत स्तर पे कोई भी काम नहीं हुआ है। कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? डीडीसी काम नहीं करता। डीडीसी आपका अपना आदमी है, आप पॉकेट में लेके घूमते हैं। डीडीसी से हर वो काम कराया जाता है, झूठा काम कराया जाता है डीडीसी से। किसी भी ग्राम पंचायत में आप देखिए, कागजों पे काम हुआ है, कागजों पे काम हुआ है, ग्राउंड पे, ग्राउंड स्तर पे तो कोई काम ही नहीं हुआ। आप क्या कर रहे थे? आप सो रहे थे क्या पिछले 10 सालों से? अब आपको सूझी है? जनता तो देखिए, आवाज जनता बुलंद करेगी। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता ने देखा है सब कुछ, और जनता इस बार आपको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। आप एक अपने ड्राइवर के कहे पे आप कहते हैं दुनिया के सामने कि ड्राइवर के कहने पे मैंने एफआईआर कर दिया। भाई साहब, आप अपनी गलती के लिए खुद जिम्मेदार है, दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी मत थोपे। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब कुछ जानती है, जनता सब समझती है, और जनता आपको उचित जवाब देगी इस समय। आप ध्यान रखिएगा, इस बार आपका इलेक्शन जीतना नामुमकिन है, नामुमकिन। नोट कर लीजिए। आप ये कहते हैं लोगों को कि मैं पैसे के बल पे जीत के दिखाऊंगा, पैसे से मुंह भर दूंगा, मुंह बंद कर दूंगा। आपकी इतनी हिम्मत औकात है तो हमारी मुंह बंद करके दिखाइए आप, मैं मानूंगा। आप सब जितने भी सिल्वर के जिला अधिकारी, डीडीसी, आप जितने भी, इवन मैं आपको बता रहा हूं, जो ये चेयरमैन है, ये चेयरमैन भी मिला हुआ है, जो जिला परिषद का चेयरमैन है। इसके बारे में भी बहुत सारी खबरें हैं मेरे पास। लोग कहते हैं कि आपका जाति है, आपका बिरादरी है, इसलिए आपके खिलाफ, आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। मैं जानता हूं उसके पास जितने भी वो काले करतूते हैं, सबका चिट्ठा है मेरे पास। मैं जानता हूं एक एक बात को। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप उससे बड़े पद पे हैं, वो तो एक छोटा गुर्गा है। डीडीसी उसके कब्जे में है, क्योंकि डीडीसी सचिव होता है, डीडीसी उसके कब्जे में है, वो काम कर सकता है। करोड़ों रुपया का घोटाला है उसमें भी, हम उसके पीछे भी लगे, हम उसको भी छानबीन करेंगे, हम उसके भी तह तक जाएंगे, उसकी भी बातें निकालेंगे। मेरे कहने का मतलब है, इस समय विधानसभा का चुनाव सिर पे है, तो हमें तो ये पहले फैसला करना है कि इस बार का विधायक कौन। क्या इस बार का विधायक इसी तरह का अनपढ़, गंवार और चोर विधायक होगा जो अपना घर भरने का काम करेगा? बिल्कुल नहीं। इस बार हमें विधायक बदलने की जरूरत है, और हम बदलेंगे। और इसलिए हमारा ज्यादा ध्यान, ज्यादा जोर अभी विधायक पे है। जब ग्राम सभा, ग्राम पंचायत का इलेक्शन आएगा, जब जिला परिषद का इलेक्शन आएगा, पंचायत समिति का जब इलेक्शन होगा, जब संसद का इलेक्शन होगा, तब हम उस पर भी बात करेंगे। और समय समय पर मैं बात करते रहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी सीमा में बंधा हूं। मैं आगे आपको बताना चाहता हूं, एफआईआर आपने, पुलिस प्रशासन से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि एफआईआर आपने प्रभाव में कर दिया क्या? आज इस लोकतंत्र में एफआईआर करने और करवाने का अधिकार सिर्फ विधायक के पास है और सांसद के पास है? क्या सिर्फ प्रभावशाली आदमी ही अपनी सूचना पुलिस को दे सकते हैं और उसकी सूचना पर एफआईआर दर्ज हो सकता है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि शबनम बेताब का ने जब कंप्लेन डाला आपके एसपी साहब आपके खिलाफ, जब आपके दफ्तर में जब कंप्लेन डाला कुछ लोगों के खिलाफ जिसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया? एफआईआर दर्ज करने का, उस दर्ज करवाने का उसका भी अधिकार है, आपने आखिर क्यों नहीं दर्ज किया? ये सवाल या निशान खड़ा करता है कि एक आम व्यक्ति की के सूचना पे, मैं, मेरे पास बहुत सारी खबरें हैं, मैं खुद फोन पे बात करता हूँ, कई थाना अध्यक्ष और थाना प्रभारी से बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ एफआईआर क्यों नहीं, मेरे कहने के बाद एफआईआर दर्ज होता है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी, बहुत सारे एफआईआर मैंने कराए। आखिर क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुआ? शबनम बेताब के ने जब आपको आवेदन दिया तो अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। तो ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है सिवर पुलिस के ऊपर, और ये सवालिया निशान खड़ा करता है
आपके पूरे प्रशासन तंत्र पे कि किस तरह एक विधायक की बात सुनी जाती है और विधायक के इशारे पे किस तरह झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं और फिर किस तरह से निर्दोष लोगों को जेल में ठूस दिया जाता है ताकि उनकी आवाज को दफन कर दिया जाए, वो आवाज बुलंद ना कर सके। इस तरह की व्यवस्था को बदलने की जरूरत है और राकेश तिवारी इसी तरह की व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाता है और उठाता रहे। दोस्तों, वो हर उस निर्दोष व्यक्ति के साथ है जिसके साथ अन्याय हुआ है और उसके साथ खड़ा है, उसके लिए लड़ता रहेगा। मैं आज भाई मामी के साथ खड़ा हूं और भाई मामी के लिए जमानत के लिए लड़ रहा हूं। कोर्ट में भी अपियर हुआ था, पिछले केस डायरी कॉल हुआ है, 1 तारीख की लास्ट डेट है और 1 तारीख को जमानत होगा, 100% का जमानत होगा। अब आइए हम आगे एक बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, बसंत जगजीवन की बात करते हैं। बसंत जगजीवन में वार्ड नंबर 9 में 2 साल पहले नल जल योजना शुरू की गई थी। आज 2 साल पूरे कंप्लीट हो गए, अभी तक नल से जल के लिए लोग तरस रहे हैं। नल वो ऐसा नल है जिसमें आज तक पानी नहीं आया। किस तरह की व्यवस्था है आप देखिए, किस तरह कैसा भ्रष्ट आपका डीएम है, कैसा कितना बड़ा चोर आपका डीएम है। आप देखिए कितना बड़ा चोर आपका डीडीसी है। देखिए कि 2 साल से नल में जल नहीं आ पाया। जिस योजना को शुरू किए हुए 2 साल पहले बसंत जगजीवन के वार्ड नंबर 9 में अभी तक नल में जल के लिए लोग तरस रहे हैं। वार्ड नंबर 9 के निवासी नल में जल के लिए तरस रहे हैं। आखिर क्या कर रहे हैं वहां के मुखिया, वहां के वार्ड सदस्य, वहां के वार्ड सचिव, क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? ये सब कैसी व्यवस्था में जी रहे हैं हम सब? पैसा आता है 18 लाख 20 लाख रुपए आता है नल जल योजना के लिए, बावजूद इसके वो पैसा मिल गया है। पैसा उनको बसंत जगजीवन में वार्ड नंबर 9 में वार्ड सदस्य को पैसा मिल चुका है, बावजूद उसके काम नहीं हुआ। सारा पैसा आप गड़क गए, सारा पैसा खा गए। इस तरह की जो व्यवस्था है, डीडीसी क्या कर रही, डीएम क्या कर रहा, क्यों नहीं संज्ञान लेता इस बात को और क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई होता है? वार्ड सदस्य के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होता है उस मुखिया के खिलाफ कि अभी तक नल में जल नहीं पहुंचा? दोस्तों, यही सब बातें हैं, यही सब अन्याय, ये इसी तरह की कुव्यवस्था को शिवहर में देख के मैंने ये आंदोलन शुरू किया था, भ्रष्टाचार विरोधी। लगातार मैं आवाज उठा रहा हूं, लगातार आवाज उठा रहा हूं और उठाता रहूंगा इनके खिलाफ। किसी भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई बात होगी, मैं आवाज उठाता रहूंगा, उसके संग खड़ा रहूंगा। दोस्तों, एक अहम बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं, किसानों की समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है। बार बार बाढ़, बार बार पानी, पानी से तबाही, फसल बर्बाद। अभी मैं खेतों में जा रहा था, अभी मैं शिवहर में, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं शिवहर से ही लाइव हूं आज। आप मैं जब गुजरता हूं सड़कों से देखता हूं, एक तरफ पूरा पूरा का पूरा फसल जो अभी धान फूटने के तैयार हो चुका था, धान पूरा तैयार है, लहला रहा है धान, वो धान पानी में डूब गया। कई किसानों की जिंदगी खराब हो गई। किसान आत्महत्या तो करेंगे, किसान क्या करेंगे? किसान लाचार है, कोई सुनने वाला नहीं है। इतना बड़ा चोर डीएम है कि इसको रिपोर्ट बनाने, ये रिपोर्ट नहीं दे सकता कि फसल इतना क्षति हुआ है। फसल अभी नरकटिया से हमारे पास एक वीडियो आ रहा है, वो साफ साफ दिखा रहा है लोगों के घर बह रहे हैं, लोगों के घर ढह गए, उसमें बाढ़ में तबाह हो गए। इस डीएम को एक कलम चलाने में दिक्कत होती है। ये डीएम ये रिपोर्ट नहीं दे सकता कि बाढ़ से इतनी तबाही हुई, इतनी परेशानी हुई, इतने फसल बर्बाद हुए। अरे 25%, 30% फसल बर्बाद हुए हैं, ये रिपोर्ट तो आप बना के दे सकते हो, अभी तो क्षतिपूर्ति लोगों को दिया जाएगा। आप ये तक नहीं करते, आपको बाढ़ में निकलने की फुर्सत नहीं है, आप जाके देखते नहीं है लोगों की हालात, किसानों की हालात क्या है, बद से बदतर होती जा रही है। दिनों दिन, रातों रात किसान की हालत खराब हो रही है, किसान आत्महत्या करने को विवश है। बावजूद इसके मैं कहता हूं सरकार इसके लिए दोषी नहीं है, इसके लिए दोषी लोकल व्यवस्था है, लोकल प्रशासन दोषी है। ये डीएम काम नहीं करता, ये डीडीसी काम नहीं करता, ये डीएओ जो जिला कृषि पदाधिकारी है ये काम नहीं करता, जिला कृषि पदाधिकारी, ये ब्लॉक लेवल पे जो प्रखंड स्तर पे कृषि पदाधिकारी हैं ये काम नहीं करते। ये सारे चोर बैठे हैं, ये काम करना ही नहीं चाहते, हराम का खाते हैं और हराम से का बच्चा पालते हैं। ये सारे अगर इनके पास थोड़ी सी भी अगर जमीर बच रहा है इनके पास, तो इनको तो बाहर मुलाकात करनी चाहिए, इन्हें देखना चाहिए कि लोगों की क्या स्थिति है, लोगों की क्या दुर्दशा है। किसान में हाहाकार मचा हुआ है, धान का फसल फूटने वाला, जो धान अभी अब तैयार हो जाता कुछ दिनों में, 10 दिनों में, 15 दिनों में तैयार होता, वो धान का फसल डूब के खत्म हो गया। किसानों का कोई माई बाप नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है किसानों। लोगों का विश्वास कृषि की तरफ इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि आपकी व्यवस्था ऐसी है, आप प्रशासन ध्यान नहीं देती, प्रशासन को ध्यान नहीं है इन चीजों का, प्रशासन के पास इतना समय नहीं है। समय तो है ही, लेकिन उनको समय नेताओं के तलवे चाटने में ही समय बीत जाता है।
नेताओं के पीछे पीछे घूमने में ही समय बीत जाता है। इनके पास समय नहीं है लोगों की समस्याओं को देखने के लिए। अरे कभी एक बार आप लोगों की समस्या तो देखो, लोग आपको दिलों पे बैठा के राज कराएंगे आपको, लेकिन आप इस चीज को समझोगे तब ना। नहीं समझना चाहते, आप समझना नहीं चाहते इस चीज को, आंख बंद करके बैठे। दोस्तों ये मैं बताना चाहता हूँ, इस तरह की कुव्यवस्था से किसानों के बीच हाहाकार बचा हुआ है। किसानों के फसल, धान का फसल बर्बाद हो गया है। 25 से 30% फसल तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, जो शिवहर जिला के किसानों का फसल बर्बाद हो गया है। लेकिन इस डीएम के पास सुध लेने के लिए वक्त नहीं है, इस डीएम के पास कोई वक्त नहीं है। क्यों? ये डीएम खुद काम करता ही नहीं, ये तो सुपर डीएम लक्ष्मण पटेल के इशारे पे काम करता है। ये डीडीसी नया आया है, अभी इसे समझने में ही सब बहुत समय लग जाएगा। ये डीडीसी ये बताता है कि मैं तो नया है। अब तो वैसे भी आचार संहिता लागू हो चुका है, लेकिन एटलीस्ट जो पुरानी व्यवस्था है, पुरानी जो पैसे निकल चुके हैं, उस पर काम तो आप ध्यान दे ही सकते हैं। सारे इलेक्शन में मशगूल हो गए, इलेक्शन में मशगूल हो गए। इतना बड़ा वो नहीं है जितना आपने इसको बना दिया है। खैर, बात मैं आगे करना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए। मैं अगर एक ही बात में उलझ जाऊं तो आगे की बात नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, देखिए बिहार में दो तरह के कानून बनाए गए, बिहार राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट एंड बिहार राइट टू पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट, जिसको बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कहते हैं। ये दोनों जो अधिनियम है, ये दोनों जो एक्ट है बिहार में बनाया गया, ये दोनों एक्ट बिहार में कारगर नहीं है। कोई भी इसको ठीक से सुनने को तैयार नहीं। अभी इसमें कई समस्याएं आती हैं, कभी इसमें जो फैसला देता है वो फैसला दूर तक में उसको लागू नहीं कराया जा सकता, उसमें एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, उसको एग्जीक्यूट नहीं करा पाता, तो उसकी डिग्री जो है इनफ्रैक्टिवस रह जाती है, मतलब वो अपने फलीभूत हो ही नहीं पाता। और यही समस्या बिहार राइट टू पब्लिक बिहार राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट है, इसमें स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है। देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आप किसी दफ्तर में देते हैं तो उसमें एक एक्नॉलेजमेंट देने की जरूरत है। जो मैं बार बार सुनने को मुझे ये आता है, सुनने को मिलता है कि आपको जब भी आप कोई एप्लीकेशन या आवेदन देते हैं तो उसका आपको रिसीविंग नहीं दिया जाता है, जबकि रिसीविंग को आप दूसरे शब्दों में जो सही लीगल वर्ड है उसके लिए एक्नॉलेजमेंट, वो एक्नॉलेजमेंट देने की प्रथा है, लेकिन वो एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया जाता, जिसके कारण आपके कई चीजों पे सुनवाई नहीं होती और आपका वो अधूरा ही रह जाता है, आप मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। दोस्तों इस पर विस्तार से मैं अगले लाइव में बात करूंगा। एक बात और आपको बताना चाहता हूं, आज मेरा संयोग से सरोजा सीताराम हॉस्पिटल में जाने का मौका मिला मुझे। आज मेरी माँ की तबीयत थोड़ी खराब थी, माँ को चोट लगा, तो फिसल गई वो पानी में, जिसकी वजह से मुझे उनको हॉस्पिटल में ले जाके दिखाना पड़ा, उनको थोड़ी सी चोट आई थी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं उस हॉस्पिटल में पहुंचा, मैं उसकी स्थिति देख के, पहली बार मैं अपनी जिंदगी में सरोजा सीताराम हॉस्पिटल में गया था और जाने का एक मकसद भी था, मुझे वहां की व्यवस्था को देखना था। देख के मैं हैरान था दोस्तों। मैं आपको बताऊं, रिसेप्शन खाली था उसका, रिसेप्शन पे कोई बैठा नहीं था। पूरे हॉस्पिटल में मात्र और मात्र एक डॉक्टर अवेलेबल था। कितने दुख की बात है, 6.5 लाख आबादी में पूरे संडे, आज दिन रविवार है, उसमें एक डॉक्टर अवेलेबल और दो नर्स, एक डॉक्टर और दो नर्स पूरे हॉस्पिटल को संभाले हुए। कितनी दुख की बात है, मुझे देख के आश्चर्य होता है कि पूरा, मैं जानता हूँ यहाँ डॉक्टर कई होंगे, लेकिन वो डॉक्टर, सुनने में आता है कि वो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में मशगूल रहते हैं। अभी मेरे पास एक कंप्लेन आया था डॉक्टर सुलेमान की। डॉक्टर सुलेमान डेंटिस्ट है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराड़ी में काम करते हैं। उनका तबादला हो चुका है, उनका तबादला अभी सहरसा हो चुका है। बावजूद उसके जो सोम मंगल और बुध यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए आते हैं, और विधायक जी के दुकान में, विधायक जी की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुला हुआ है, विधायक जी का मार्केट है, उस मार्केट के अंदर उन्होंने एक जगह किराए पे लिया हुआ है और विधायक जी के सौह पर वो काम करते हैं। अब आप देखिए, वहां के लोग तो परेशान हो रहे होंगे सहरसा के, जहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र में इनकी बहाली होगी, वहां ये ड्यूटी नहीं करते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 3 दिन यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, और बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 3 दिन वहां ड्यूटी लगाते हैं। आप देखिए कैसे मैनेज कर रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था हमने देखी है, सुनी है। लोग कहते हैं कि जो डॉक्टर यहाँ है, वो डॉक्टर यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, वो डॉक्टर कहीं जहां से पीछे से आए हैं वहां पे वो प्राइवेट प्रैक्टिस में रहते हैं, यहाँ इसलिए नहीं आते। तो इस तरह की व्यवस्था, डीएम साहब, सिविल सर्जन साहब क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। किस तरह की कुव्यवस्था में जी रहे हैं,
किस तरह की ऐसा लगता है जैसे हमने अपने इस कुव्यवस्था को ही अपनी नियति मान लिया है। दोस्तों, इसी एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। हमें इस कुव्यवस्था को स्वीकार नहीं करना है, हमें इसको अपनी नियति नहीं समझनी है। हमारी नियति कुछ और है। हमें उस बदलाव को लाना है, हमें उस परिवर्तन को लाना है। और बदलाव और परिवर्तन तभी आएगा जब हमें ईमानदारी और जोश और जुनून कूट कूट के भरा होगा। दोस्तों, हमें इस बार परिवर्तन दिखाना है, इस विधायक को बदल के। ये विधायक क्योंकि अनपढ़ और गंवार है, इसकी वजह से इतनी कुव्यवस्था है। अगर ये विधायक पढ़ा लिखा होता तो मैं आपको 100% कहता हूँ, इसे पता ही नहीं होगा। इसे पता ही नहीं होगा कि इसमें सरोजा सीताराम हॉस्पिटल में कुल कितने डॉक्टर्स हैं और कितने डॉक्टर्स की ड्यूटी लगनी चाहिए। अच्छा सुनिए, मैं आपको अपनी आप बीती बताता हूँ। जब मैं गया वहां तो एक्सरे के लिए डॉक्टर ने कहा, तो कहते हैं जी एक्सरे बाहर से कराओ। मैं कहा एक्सरे यहाँ तो है, क्यों नहीं कराया? वो एक्सरे में जो बंदा बैठा है, जी आज संडे, आज नहीं होगा। मैंने कहा ये कहाँ लिखा हुआ है, कौन सा प्रोविजन में कि संडे को आदमी बीमार नहीं पड़ेगा और संडे को एक्सरे नहीं होगा? मेरे कहने के बाद उसने एक्सरे किया दोस्तों। मैं उसके लिए उसका शुक्रगुजार हूँ कि संडे को उसने एक्सरे किया। दोस्तों, कुछ दवाएं बाहर से लेके आओ, कुछ दवाएं अंदर, अंदर की दवा नहीं, अंदर में कुछ नहीं। खैर, मैं इसके लिए भी आरटीआई लगा रहा हूँ कि सरोजा सीताराम हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर्स कार्यरत हैं, कितनी दवाएं और कितना बजट है इसका सालाना, कितना पैसा आता है, कितने डॉक्टर्स को सैलरी बांटी जाती है, कितने नर्सेज को सैलरी बांटी जाती है। ये सारी रिपोर्टें मैं धीरे धीरे इकट्ठा करूंगा। दोस्तों, इस तरह की व्यवस्था है स्वास्थ्य की, जो शिवहर नगर में प्राइवेट प्रैक्टिस में, वहीं के कुछ डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो प्राइवेट प्रैक्टिस में जा रहे हैं, प्राइवेट क्लिनिक को बढ़ावा दे रहे हैं, प्राइवेट क्लिनिक को आगे बढ़ाने की होड़ लगी है। अब ये दुख की बात तो इनके लिए है ही। अगर ये सरकारी हॉस्पिटल चल पड़ेगा तो इनके प्राइवेट प्रैक्टिस को कौन पूछेगा? फिर इनकी जो काली कमाई है वो तो रुक जाएगी। इसलिए डॉक्टर्स भी प्राइवेट प्रैक्टिस को बढ़ावा देते हैं। प्राइवेट लैब्स, आपको बताएं, बाहर जब अंदर आपके अल्ट्रासाउंड भी है, अंदर एक्सरे भी है, लेकिन डॉक्टर उस जगह पे कोई नहीं होता, आपको मना कर दिया जाता है, मशीन खराब है, आज अल्ट्रासाउंड नहीं चल रहा। इस तरीके से आपको तरह तरह का बहाना बना के आपको बाहर भेज दिया जाता है। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार की तरफ से दवाई भी वहां अवेलेबल है, लेकिन दवाई का जो फंड आता है वो मिल बांट के खा जाते हैं, सिविल सर्जन साहब खा जाते हैं या आपके डीएम साहब खा जाते हैं। अगर ये पैसे नहीं खाते तो आपको सारी दवाइयां वो अवेलेबल है, टोटल जेनेरिक जितनी दवाइयां हैं वो सारे अवेलेबल हैं। आपको बाहर से दवाई लेने की जरूरत नहीं है, बाहर से अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत नहीं है, बाहर से आपको एक्सरे कराने की जरूरत नहीं। लेकिन बोलेगा कौन? आप अपना हक जानते नहीं, और जानते हैं तो आवाज उठाने में आपको डर लगता है। आप आवाज उठाएंगे नहीं, जब तक इस बुजदिली को नहीं छोड़ेंगे तब तक ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। व्यवस्था परिवर्तन हर कोई चाहता है, लेकिन वही बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? सबको पता है बिल्ली के गले में घंटी बांधने से मौत से दूर हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में सारे चूहे यही पूछते हैं कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी क्यों बांध, कौन बांधे? मैं जाता हूँ, आवाज उठाता हूँ, मैं बार बार आपको कहता हूँ हमें सूचनाएं दो, हमें सारी व्यवस्था देते भी हैं लोग, वहां काफी जुड़े हुए हैं, बड़ी खुशी होती है। 3,000 से ऊपर व्यक्ति हमारे टीम में काम कर रहे हैं, हर जगह हमारे लोग बैठे हुए हैं। तो लेकिन कुछ एक जगह अभी भी मैं कमी देखता हूँ, महसूस करता हूँ इस बात को कि कुछ एक जगह अभी भी लोग हमारे नहीं है, जिसकी वजह से पूर्ण सूचनाएं हमारे तक नहीं पहुंच पा रही। बावजूद इसके मैं अभी कोई बहुत बड़ा कार्रवाई भी नहीं कर पाया हूं, क्योंकि कोर्ट बंद है। कोर्ट बंद होने की वजह से पीआईएल और रिट पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, इन सारी चुनाव, इन सारी व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने के लिए आप में एक हौसला चाहिए, आप में एक जुनून चाहिए, आप युवाओं का हमें साथ चाहिए। आप इसी तरह हम पर विश्वास बनाए रखें, अपना साथ बनाए रखें। दोस्तों, एक दिन परिवर्तन करके मैं दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो ये 3 नवंबर है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। ये 3 नवंबर आपके तकदीर का फैसला होने वाला है। इस बात का फैसला होने वाला है कि आपकी पीढ़ी आगे कैसी पीढ़ी बन के, कैसा कैसा व्यवस्था बनेगा आगे, किस तरह की व्यवस्था में आप जिएंगे, आपके आने वाली जनरेशन जिएगी, आपके आने वाली पीढ़ी जिएगी, इसका भी निर्णय होना है 3 नवंबर को। इसलिए 3 नवंबर बहुत अहम दिन है, अहम तारीख है, और इस तारीख का ध्यान रखना है। पैसे देने आते हैं लोग, ठीक है, लीजिए पैसे, पैसे लेने में देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं शराब की बात कर नहीं सकता क्योंकि शराब तो बंद है। आपको हंसी भी आती है इस बात को कहने में, शराब बंद है। शराब बंद नहीं है, इस बार भी शराब बढ़ी है। मैं तो जान रहा हूँ इन चीजों को, हो रहा है, शराब बांटी जा रही है और शराब बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है, लोग पी भी रहे हैं शराब। सब कुछ होगा, आप सब कुछ कीजिए, पैसे लीजिए, शराब पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वोट उसी को दीजिए जो आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रखे। आप अपने दिल में, दिमाग में ये हौसला और ये प्रतिज्ञा, ये संकल्प आपको लेना है आज मेरे साथ कि इस 3 नवंबर को हम शिवहर के तकदीर को बदलने के लिए मतदान करेंगे।
आप किसी के लालच, प्रलोभन, लोभ में नहीं फंस के आपको अपने बच्चों के लिए, आपके अपने आने वाले भविष्य के लिए, आपको अपने शिवहर के विकास के लिए आपको ये संकल्प लेना है कि 3 नवंबर को हम शिवहर के विकास के लिए मतदान करने जा रहे हैं और शिवहर के विकास के लिए काम करेंगे। हमें अपने युवाओं पे पूरा भरोसा है, हमें अपने जो नई पौध है उस पर पूरा भरोसा है कि वो बिकने वाले नहीं। आप पर भी भरोसा है, आपको थोड़ा सा अपने विचार को बदलने की जरूरत है। दोस्तों, बदलेगा वक्त, आएगा नया दौर और हम उस दौर को देखेंगे, उस दौर में शामिल भी होंगे। दोस्तों, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपकी आने वाली पीढ़ी जरूर पूछेगी कि जिस समय राकेश सिवहरी आवाज उठा रहा था, आवाज बुलंद कर रहा था, तब आप कहाँ थे। ये सवाल आपको बहुत कचोटेगा, इसलिए इस सुनहरे मौके को जाने मत दें। ये राकेश सिवहरी आवाज उठा रहा है तो कम से कम उसके आवाज को आपके का साथ आप जरूर दें, सुर में सुर मिलाए, ताकि ये आवाज और एम्पलीफाई हो, ये आवाज और ज्यादा प्रसारित हो और लोगों के जमीर को जगाने का काम करे। मैं अपने इन्हीं बातों के साथ आज का लाइव खत्म करना चाहूंगा और आपसे विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।